सिनेमा की जो लर्निंग से एज एन एक्टर स्क्रीन एक्टिंग है बेसिकली। और एफटीए के कोर्स का नाम भी यही है, पीजी डिप्लोमा इन स्क्रीन एक्टिंग, जो अभी इक्विवेलेंट हो गया मास्टर डिग्री के। और हमारे बैच से हम मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट हैं। तो वहीं जाके मुझे पता चला ये क्राफ्ट बहुत अलग है। हमारी ट्रेनिंग जिस तरीके से हुई और हमें जिस तरीके से कैमरा और लाइट्स और लेंसेज के बारे में जानकारी दी जाती थी, तब पता चला यार वाइड शॉट में वो थोड़ा ना वो एक्टिंग होगी जो क्लोजअप शॉट में हो जाएगी। सही बात है ना, जो मिड शॉट में एक्टिंग हो जाएगी वो लो एंगल शॉट में कैसे होगी या टॉप एंगल शॉट में कैसे होगी। ठीक है ना, तो समझ में आया ये तो यार सब टेक्निकल गेम है। यहाँ तो कट 30 सेकंड 2 लाइन बोली कट फिर कट एंगल चेंज, कैमरा चेंज, लाइट चेंज, आधा घंटे का ब्रेक, फिर वही कंटिन्यूटी, वही इंटेंसिटी ऑफ इमोशन पकड़ो आप। अगर जो बच्चे एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं और फिल्म में काम करना चाहते हैं या किसी भी मीडिया जैसे फील्ड में काम करना चाहते हैं जहाँ पे कैमरा और लाइट का खेल है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप समय खराब मत करो, आप फिल्म स्कूल जाओ, आप मीडिया स्कूल जाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज मेरे साथ हैं अंकुश चक आलम साहब। अंकुश चक आलम साहब शाहजहांपुर से हमारे साथ हैं। और इनके बारे में सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अंकुश चक आलम के बारे में कुछ बताइए। चक आलम एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है आपके नाम में। देखिए, हर नाम के पीछे कुछ रहस्य और मीनिंग छिपे होते हैं जी। और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा भी छिपी होती है। जैसे कि मेरा जो नाम ऑन पेपर जो है वो अंकुश वर्मा है। अच्छा। लेकिन स्क्रीन नेम या मैंने जो भी इंडस्ट्री में काम किया या लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं या जिस संस्थान से मैं पास आउट हूँ वहाँ पर जो मेरा नाम बहुत लोकप्रिय रहा वो अंकुश चक आलम भी रहा। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक जर्नी है। एक तो मेरी खुद की विचारधारा, क्योंकि एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। देखिए, आलम एक उर्दू जबान का शब्द है जिसका मतलब है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। जी जी। चक मीन्स होता है टेस्ट, चक दे फट्टे, किसी को टेस्ट कर लेना। अच्छा। अंकुश मीन्स होता है अंकुश, प्रोहिबिट करना या किसी पे बैन लगा देना। तो अंकुश चक आलम का मतलब है कि ब्रह्मांड में आने वाली जितनी भी अच्छी चीजें हैं और जो उसकी जिंदगी में अगर रुकावटें लगाएं तो ये उन पे अंकुश लगा दें। ओके। और जो चक है, चक मेरा एक मोटो है, मुझे इंस्पायर करता है जीने के लिए। चक एक बेसिकली एक चक फाउंडेशन है जो मैंने बनाया हुआ है खुद का। उसमें काफी लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को सांस्कृतिक और सिनेमाई एजुकेशन प्रदान करते हैं। अच्छा। और उसका जो फुल फॉर्म है कल्चर ऑफ हैप्पीनेस एंड काइंडनेस। अरे वाह। C फॉर कल्चर, H फॉर हैप्पीनेस, A फॉर एंड K फॉर काइंडनेस। कल्चर फॉर हैप्पीनेस, काइंडनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इस आलम में, इस जमीन में हर आदमी इतनी स्पीड से भाग रहा है सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, लेकिन वो हैप्पीनेस भूल गया है। ओके। वो काइंडनेस भूल गया है। राइट राइट। है ना, तो मैं ये चाहता हूँ ठीक है आप चूहा दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ें, लेकिन ये तो क्वालिटी भी अपने साथ रखें ताकि बुढ़ापे में बच्चे आपको बोल पाए पापा आई लव यू, मम्मा आई लव यू। ठीक ठीक। अदरवाइज बुढ़ापे में अकेले हो जाएंगे, फायदा क्या। क्या बढ़िया। मतलब एक नाम में अंकुश भी है, चक भी है और आलम भी है। जी। मतलब सब कुछ है आपके नाम में। जी जी। तो अंकुश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी एज एन एक्टर जी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, देखिए एक साधारण सी बात है कि मैं बहुत साधारण से परिवार से आता हूँ। जी। मेरे पिताजी तहसील में थे और प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। माता जी भी वर्किंग वुमेन थी, वो खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक पोस्ट होती है पीसीएस रैंक की यूपी गवर्नमेंट में, उससे वो भी जस्ट पिछले महीने सेवानिवृत्त हुई हैं। अच्छा। तो होता क्या, अमूमन जिन परिवार में माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं और अगर गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट पर होते हैं तो वो यही चाहते हैं उनके बच्चे उनसे भी बड़े अफसर बने। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में जाना, फिल्म फील्ड में जाना या थिएटर फील्ड में जाना, एज ए करियर चूज करना, परमिशन तो बड़ी मुश्किल से ही मिल रही है। राइट राइट। क्योंकि वहाँ तो यही बचपन से सिखाते हैं आईएएस, आईपीएस या मेडिकल में चले जाओ। सही बात। तो वही एक फैमिली प्रेशर था। 10th किया, समझ नहीं थी। 12th किया, समझ नहीं थी। लेकिन 12th और 12th में ड्रामेटिक्स में तो पार्टिसिपेशन अपना शुरू कर दिया था मैंने। तब करियर ओरिएंटेड नहीं था। ओके। शौकिया था कि स्कूल में कॉलेज में नाटक मतलब होते थे। एक्टर नहीं बनना चाहते थे। हाँ, तब ये कोई डिसाइड नहीं था। 12वीं में कहीं ऐसा नहीं था प्रशासनिक अधिकारी बनना है, ये तो नहीं सोचती? नहीं, ये सोच तब पता ही नहीं था एक्चुअली करना क्या मतलब है। कुछ नहीं था, ब्लैंक था। हाँ, ब्लैंक था, मतलब क्लियर नहीं था। मतलब ये तो क्लियर था कुछ अलग हटके करना है। अच्छा, वो अलग हटके क्या करना ये नहीं पता था। ठीक, तो रंगमंच करते थे। शाहजहांपुर में एक संस्था चलती थी संस्कृति नाट्य मंच, तो उसमें इंजीनियर राजेश कुमार सर आया करते थे, जिनका एक नाटक है घर वापसी और वो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर भी हैं सर। अच्छा। तो उनके निर्देशन में मैंने पहला नाटक किया था घर वापसी।
तब मैं 11वीं क्लास में आ गया था और 2005 की बात है ये। और उस नाटक में मुझे सिर्फ एक डायलॉग मिला था जिसका नाम था, अरे त्रिभुवन तिवारी अपनी बिटिया को समझाते क्यों नहीं हो। अच्छा। तो ये मेरी जिंदगी का पहला डायलॉग था जो मैंने उस नाटक में बोला। और उसके बाद से ये नाटकीय सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर तो मैंने गिरीश कर्नाड के नाटक अग्निवर्षा किया और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक किया। और मैंने एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म मेकर हैं और राइटर हैं मोजाम बेग, जिन्होंने बनाई लिखी थी हनी है तो मनी है, गोविंदा वाली फिल्म। और उन्होंने अभी रॉक स्टार में भी क्लेम किया था कि वो स्क्रिप्ट ही मैंने लिखी है, इम्तियाज पे केस भी किया था इस बात को लेके। तो उस फिल्म के राइटर ने एक नाटक लिखा था कम वक्त इश्क। अच्छा। तो मैंने वो प्ले भी किया। ये सब मैंने शाहजहाँपुर में किए। शाहजहाँपुर में मैंने घर वापसी किया, मेरे कह रैदास खल्लास चमारा किया, किसी एक प्ले था हमारे यहाँ, उसके नाटक में मैंने बहुत दिन तक रिहर्सल में जाता रहा। हालांकि वो शो नहीं हो पाया, पर 23 दिन की रिहर्सल तो शो से ज्यादा थी ना मेरे लिए। लर्निंग तो 30 डेज में हुई ना मेरी, है ना। शो नहीं हो पाया, वो पॉलिटिकल परमिशन नहीं मिली, वो तो होता ही है क्योंकि टाइटल ही वो उस वर्ड से है ना, एक वर्ड से ही रुका होगा। हाँ, वो परमिशन नहीं मिल पाई उस चीज को लेके, तो इस तरह वो प्ले रोक दिया गया। तो वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके फिर मैंने एक 2008 में मुझे पता चला भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में एक अकेडमी है, वहाँ एक वर्कशॉप हो रही थी 3 महीने की, सर्टिफिकेट कोर्स था ड्रामेटिक्स में। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया और 3 महीने वहाँ मैंने वर्कशॉप अटेंड की। उस वर्कशॉप में मुझे क्या नाम था जो सज्जन सिंह का कैरेक्टर करते थे, प्रतिज्ञा सीरियल आता था, ओझा सर। अच्छा, समझ गया मैं, वो जो बड़ी बड़ी मूंछें वाले, वो मुझे एज ए फैकल्टी मिले। अतुल तिवारी सर जो 3 इडियट्स में मिनिस्टर का रोल किए हैं, है ना, कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, वो सर। जुगल किशोर साहब जो अभी एक्सपायर हो गए, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी, चित्रा मोहन मैडम जी, ये सब मतलब बीएनए में मुझे फैकल्टीज मिले। मतलब मनोज मिश्रा जी एक सर थे, 1-2 मैडम और थी, नाम मुझे याद नहीं है। तो वहाँ मैंने, और वहाँ एक मैंने नाटक किया जिसका नाम था बहादुर कलारिन। अच्छा। उस नाटक का निर्देशन किया था उर्मिल कुमार थपलियाल साहब ने। अच्छा। उर्मिल कुमार थपलियाल जी जो हैं वो नौटंकी शैली में नाटक करने के लिए जानी मानी हस्ती हैं यूपी में। अब वो नहीं रहे, एक्सपायर हो गए। और उनके निर्देशन में मैंने नाटक किया था। उसमें मेरा किरदार था, रंगा का किरदार था मेरा, वो मैंने किया। शाहजहाँपुर में मैंने 1-2 नाटक और किए थे। एक भाई आए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, दुर्बेश आर्या जी, उन्होंने एक नाटक कराया था बाप रे बाप, वो मैंने किया। और मैंने एक भगवान विष्णु एक माइथोलॉजिकल प्ले किया श्री सत्यनारायण जुगनू जी के निर्देशन में। और एक मैडम थी गुलिस्ता मैडम, उनकी एक एनएसटी की वर्कशॉप लगी थी, वो मैंने की वहाँ पे। तो ये मेरा शाहजहाँपुर में थिएटर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और माता पिता का प्रेशर मेरे करियर को लेके बढ़ता रहा। तो ये जिंदगी की कहानी वहाँ शहर में चलती रही। 12th पास हो गया मेरा। 12th के बाद एक मैं चाहता था मास मीडिया में एडमिशन लेना। अच्छा, मास कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि थिएटर में पैसा नहीं है। ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि थिएटर बीएनए में जाके जो एक्टर लोग इतना एक्सपोजर मिल गया था कि भाई पेट रोटी नहीं मिलेगी, इंतजाम नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मास मीडिया में जाऊंगा तो मीडिया इंडस्ट्री है, आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकते हो, एज ए न्यूज एंकर काम कर सकते हो, वीडियो एडिटर के तौर पे काम कर सकते हो, इवन प्रिंट मीडिया में एज ए एडिटर काम कर सकते हो। और फिर जर्नलिस्ट का एक रुतबा भी मैंने देखा। अच्छा। बाइक पे या कार पे पत्रकार लिखा होता था, पुलिस वाला गाड़ी नहीं रोकता। ये कब की बात कर रहे हैं? ये इंटर के बाद, जब मैं इंटर मतलब आपका 12th के बाद, सीनियर सेकेंडरी 2010 या 11 7-8 का 8 की बात हाँ, है। उस टाइम पत्रकारिता अच्छी थी। हाँ, तो मैं ये सब चीज़ें मतलब मैंने सोचा करूं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बोली कि उसमें रिस्क है, जान का बड़ा खतरा रहता है, कभी भी अटैक हो सकता है। 1-2 पत्रकार की हमारे उसी टाइम जब मैंने कहा मास मीडिया का कोर्स करना चाहता हूँ, उसी ईयर में शायद एक पत्रकार की हत्या हुई थी हमारे शहर में। और वो एक समय था जहाँ पत्रकारिता का सपरेशन शुरू हुआ। ओके। है ना, वहाँ पे जो एक ना बेबाक जो पत्रकार थे, या तो वो खरीद लिए गए या वो मार दिए गए, है ना। तो वहाँ से मेरे माता पिता का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, नहीं, बड़ा रिस्की फील्ड है और हु विल प्रोटेक्ट यू। तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे यूपी में शिक्षा माफियाओं के कॉलेज होते हैं जहाँ आपको जाना नहीं होता है, बट रेगुलर एडमिशन मिल जाते हैं, एग्जाम देने जाओ और डिग्री आपको मिल जाती है जी। तो ऐसे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरा गुजरा। और इसी बीच मैं रंगमंच भी करता रहा। अच्छा, साथ में साथ ये चलता रहा और मैं रंगमंच करता रहा। इसी बीच मैंने रंगमंच में बहुत सारे मैंने क्या कहते हैं यात्राएं की, जो ट्रूप होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में फेस्टिवल्स हुआ करते थे थिएटर के। जैसे गुड़गांव में होता था क्या नाम था, निष्ठा सांस्कृतिक मंच के तहत एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था। वहाँ मैंने रंग यात्रा में पार्टिसिपेशन किया। राज बब्बर साहब ने पुरस्कृत भी किया था, एक सर्टिफिकेट और शील्ड कुछ तो दिया था, मुझे याद है। ठीक। तब भी डिसाइड नहीं था करियर बनाऊंगा।
मतलब इतना काम करने के बाद भी आपको लग रहा था कि मैं अभी भी एक्टर नहीं बनूंगा? हाँ, मतलब ये कोई डिसाइड, मजा आ रहा था अभी बस मजा आ रहा है, हाँ, टाइम पास कर रहे हैं, बस मजा आ रहा है। क्योंकि मम्मी पापा दोनों के दोनों ऑफिसर लोग हैं। हाँ, तो अभी कोई आई स्पेंड माय टाइम। करियर ओरिएंटेड कभी नहीं था मेरे लिए, अभी भी डिसाइडेड नहीं था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा। ठीक बस मैं मतलब मेरे साथ ये था कि हैप्पीनेस मिल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना। और साथ साथ बीएससी मेरी चली रही थी उस टाइम, तो मैंने ये अच्छा बीएससी कर रहे थे? हाँ, इधर बीएससी चल रही थी और ये साथ साथ ये चल रहा था मेरा। तो निष्ठा गुड़गांव में हमने शोज किए, धामपुर में मैंने शोज किए, और पौड़ी गढ़वाल में मैंने शो किए, बीकानेर में शो करने गया, और मैंने लखनऊ में शो किए, और मैंने शिमला में शो किया, गेटी थिएटर है शिमला में, वहाँ शो किया मैंने। और इधर मेरा बीएससी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला था और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जैसे बीएससी के फाइनल का रिजल्ट आने वाला था तो वो रिजल्ट रुक गया है। मतलब कई बार क्या होता है, वो हमारे यूपी में बड़ा तिकड़मबाजी होती है। अच्छा। 1-2 महीने 3 महीने रिजल्ट मतलब रोक लिया गया, हाँ विदहेल्ड हो गया। 3 पूरे मतलब सारे कॉलेजेस के 3 महीना डिले हो गया रिजल्ट। अब मैं मतलब ब्लैंक, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इधर रिजल्ट भी नहीं आया, उधर मुझे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो मेरी मदर की पोस्टिंग थी उस दौरान डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। अच्छा। गाजियाबाद में बिसरक ब्लॉक है जो कि रावण के गांव के नाम से भी बहुत पॉपुलर है। जहाँ पे रावण की पूजा होती है उस गांव के अंदर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मेरा मतलब मम्मी वहाँ पे पोस्टिंग थी, तो मम्मी ने वहाँ पता किया गाज़ियाबाद में एक शिखर एकेडमी करके यूपीएससी की कोचिंग है। तो भी बीएससी का रिजल्ट नहीं आया, मुझे उसमें शिखर एकेडमी में मेरा एडमिशन करा दिया गया। अच्छा। मैं पढ़ने लगा, पढ़ने में मज़ा आने लगा क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही थी। भाई किताब मुझे मिली नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर पे रिलेटेड बुक, मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे और कुछ में मज़ा ही नहीं आया, उसको मुझे मज़ा आया। डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स कंट्री के, है ना, डिफरेंट उसमें थोड़ा एक सिनेमा का हिस्ट्री था, वो मैंने पढ़ा। तो अब मुझे अब ये समझ में आता, नेचर मेरी तैयारी कर रहा था मुझे कहाँ भेजना है। मैं क्लियर नहीं था सही कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि कई बार क्या आप क्लियर नहीं होते, बट यूनिवर्स प्लानिंग कर रहा होता है कि आपको कहाँ भेजना होता है। ठीक। तो वो उधर मेरी तैयारी चलती रही, 3-4 महीने मैंने वो कोचिंग अटेंड की होगी। है ना, लास्ट मंथ में मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, यार मजा नहीं आ रहा, ये सब आर्ट एंड कल्चर में तो मजा आ रहा है, बाकी चीजों में मजा नहीं आ रहा, बाकी चीजों में पीछे हट रहा हूँ। हाँ, मैं पीछे हट रहा हूँ यार, मैं मतलब पढ़ने में सही हूँ, क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उसमें मेरे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं आ रही है। ठीक। ऐसा लग रहा है भीतर कुछ मर रहा है। अच्छा। है ना, तो मरना जो था वो मुझे बड़ा मतलब कुलबुलाहट पैदा हो गई अंदर से, मर क्या रहा है अंदर। ठीक है ना, तो उस बीच में ओशो से इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा। आचार्य रजनीश से ना, जब आप नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं से डेस्टिनी कोई ना कोई रास्ता खोलती है ना, तो ओशो का सुनना शुरू किया। तब मुझे बिलीव हुआ जो अंदर का मजा है एक्चुअल में सबसे बड़ी सफलता यही है। सही। और किसी चीज़ में ये सब कहने की बातें हैं, इससे उसे असली खुशी वही है। क्योंकि मैंने अपने आसपास सोसाइटी में से बहुत से लोग देखे जिन्होंने ज़िंदगी में सरकारी नौकरी की, बिजनेस किए, पॉलिटिक्स में आए, 60-70 साल तक जब तक कुर्सी पे थे उनका बड़ा सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। जैसे ही कुर्सी गई मैंने देखा उन्हें कोई भी खास नहीं डाल रहा उनको। सही कह रहे और बेचारे अकेले मक्खियां मार रहे हैं, उनके पास बैठो वही दकियान उसी बात है। आपकी चेतना जाग गई सरकारी नौकरी के लिए। तब मेरा थॉट ही चेंज हो गया, नहीं भाई ये मुझे अब इस तरीके से बुढ़ापे में बढ़ोतरी में आके इस तरीके से नहीं बैठना है, मुझे अपने चेहरे पे ना ये मायूसी नहीं चाहिए। अच्छा। मैं जब मरूं आया रो के हूं, लेकिन मरूं तो मुस्कुरा के मरूं, कहूं वाह मुकम्मल जिया मुकम्मल मरा। ठीक। तो जब ये कोचिंग के दौरान जब मुझे ऐसा रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो एक मेरा दोस्त था शाहजहांपुर में, उसका नाम है कुलदीप। अच्छा। तो कुलदीप नुक्कड़ नाटक वगैरह किया करता था, कॉमर्शियल नुक्कड़ प्लेज हुआ करते थे जो वहीं ट्रिप पे जाते थे, उसमें कुछ पैसे भी मिलते थे। तो मैंने कहा अगर मैं इतना बड़ा डिसीजन लूंगा, कोचिंग छोड़ूंगा, तो घर से फाइनेंशियल सपोर्ट तो मेरा सारा बंद हो जाएगा। सही बात। क्योंकि उन्होंने 6 महीने की 3 महीने की 75,000 रुपये फीस जमा कर दी थी, है ना, तो ये बड़ा डिसीजन था। बट अंदर से कुलबुलाहट बहुत जोर की थी, मैंने छोड़ दी। ठीक। अच्छा। है ना, वो कोचिंग मैंने छोड़ दी और कुलदीप ने बोला कि तू ये प्ले करना चला जा। उसमें नोकिया का एक फ़ोन लॉन्च हुआ था C3008। अच्छा। तो उसके हमें पूरे हिमाचल में शोज करने थे। अच्छा। और पर शो का 1500 रुपये आता था। अच्छा। तो उसमें कुलदीप कमीशन खाता था, हमें 700 रुपये देता था। ये बात हमें पता नहीं थी। 50% सीधा कमीशन खाता था वो। तो उस शो में हम करने चले गए। अच्छा, ये भी किस्मत वाली बात होती है। कुलदीप ने मुझे फोन जब किया जब उसके एक आर्टिस्ट ने मना कर दिया। अच्छा। एक भाई थे जो जाना चाहते थे, उनकी कुछ फैमिली में इश्यूज हुए तो उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे इनवाइट कर दिया कि तू आ जा। और मेरा पैसा फोकस नहीं था, मेरा फोकस था घूमना, ट्रैवल करना, क्योंकि मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो मैं उनके साथ हिमाचल में शोज करने चला गया।
तो हिमाचल में शोज़ करने से पहले हमें मंडी हाउस लाया गया। मंडी हाउस में हमारी रिहर्सल्स हुई स्ट्रीट प्लेस की, हमें कॉमर्शियली ट्रेन किया गया। हमें एक वैन दी गई, एक गाड़ी दी गई, हमें सब पैसे मिलते थे खाने के, और उसके रुकने के पैसे अलग से मिलते थे, और दिहाड़ी जो हमारी रोज़ की बनती थी वो हमें अलग मिलती थी। तो हिमाचल हमने पूरा ट्रैवल किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू मनाली, मंडी, तमाम डिस्ट्रिक्ट हमने एक्सप्लोर किए। जब मंडी में हम मतलब शो करने गए तो वहाँ पता चला, हम शो करते हुए निकले, हमने एक जगह शो किया तो किसी ने बोला ये ड्रामा स्कूल वाले हैं। अच्छा। तब पहली बार दिमाग में एक शब्द आया, ड्रामा स्कूल, ये क्या होता है। ठीक ठीक ठीक। तो अब ड्रामा, तो मैंने बोला हम कोई ड्रामा स्कूल वाले नहीं है, हम तो नुक्कड़ नाटक करने। तो बोले तुम लोग सतोहल से नहीं हो? सतोहल। मैंने कहा ये कहाँ पर है? बोले यहाँ से ऊपर एक ड्रामा स्कूल है। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है यार, ड्रामा स्कूल? ठीक ठीक, ओके, है ना। तो मैंने कहा अब ये देखने का मन, मेरा एक जिज्ञासा पैदा हो गई। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं, एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने कहा शाम को चलते हैं, घूम के आते हैं। देखा जाए तो क्या है मंडी से कुछ 15 किलोमीटर की दूर एक ऊपर पहाड़ी पे सतोहल एक ड्रामा स्कूल है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश कल्चरल फोरम रिपेटरी एंड थिएटर एकेडमी। जिसके जो डायरेक्टर थे, जो एनएसटी के रिपेटरी चीफ थे, सुरेश शर्मा जी, उनका है। उनकी वाइफ सीमा शर्मा या सीमा कश्यप मैडम, वो उसको रन करती थी। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ आया, मंदिर से नीचे उतरा, मंदिर पे चौखटों पे एक आदमी बैठा हुआ था, जर्मनी से क्लाउनिंग सीख के आया था। अच्छा जी। अश्वत्थ भट्ट के दोस्त, अश्वत्थ भट्ट एक एक्टर है, उनके एक दोस्त है अयान मुखर्जी। अच्छा अच्छा। अयान दा कह के लोग उनको बात करते थे, अयान दा। तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा ये क्या है, समझा? बोले बैठ जाओ। मैंने बैठ गए। उन्होंने मतलब बड़े अंदाज से बात की। अच्छा। तो एक मज़ा हुआ कि जब कलाकार होता है उसकी आवाज़ में, उसकी नज़ाकत, उसकी पर्सनैलिटी में अलग तरीके की एनर्जी होती है। सही सही सही। तो उन्होंने मुझे जिस तरीके की बात की ना, मेरा अट्रैक्शन पैदा हुआ, यार ये आदमी क्या चीज़ है यार, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं मैंने। पकड़ने लग गया। हाँ, वो पकड़ने लग गया। अभी भी क्लियर नहीं है, एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, ड्रामा करेंगे, कुछ क्लियर नहीं है, बस चीज़ें हो रही हैं ऑटोमेटिकली। ठीक ठीक ठीक। तो उन्होंने बताया ये है। मैंने कहा फॉर्म कब निकलते हैं यहाँ के? बोले फॉर्म 7 दिन में आ जाएंगे। मैंने कहा बोले रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपये, आप कर जाओ, सीट रजिस्टर हो जाएगी। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, 1500 रुपये निकाले, वो आपको एनरोल कर दिया। मैं शो करने चला गया। घर आया, 7 दिन बाद मुझे पास कॉल आ गई, इस 7 जुलाई से कोर्स शुरू हो रहा है, आप आ जाओ। ठीक ठीक ठीक, ओके। फिर क्या था, मैं पहुंच गया मंडी। मंडी में फिर ड्रामा स्कूल में बहुत से तरीके के फैकल्टीज़ आए, वहाँ पे बहुत लोगों ने हमको सिखाया, मतलब ड्रामा की बेसिक तालीम हमको सिखाई। वहाँ मैंने खुद एक नाटक लिखा जिसका नाम था डिज़ायर। अच्छा। और खुद उसको निर्देशित भी किया मैंने। और जब मैंने वो नाटक किया तो मंडी में जितने मेरे बैचमेट थे सबने मुझे गोद में उठा लिया और अंकुश हिप हिप हुर्रे के नारे लगाए। मतलब वो मेरी सबसे बड़ी खुशी, मुझे वो सीख मिली। हाँ, वो अचीवमेंट था कि मैं, अब तब मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, यार ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। ठीक ठीक। ये मैं नहीं करना, मेरी स्पिरिट इसमें एंजॉय करती है। है ना। सही। अब वहीं पे मुझे एनएसटी के बारे में पता चला, एफटीआई के बारे में पता चला, अभी तक कुछ नहीं पता था। ठीक ठीक। फिर वहाँ से फिर तैयारी का कीड़ा काटा, और इसी बीच बीएससी का रिजल्ट आया। मैं 7-8 महीने, बेसिक रिजल्ट हमारा और डिले हुआ, तो 7-8 महीने इधर गुजरे, उधर बीएससी के रिजल्ट आए, इधर मैंने दोनों जगह फॉर्म्स डाल दिए। और खुशकिस्मती देखी एफटीआई में, जब मैंने फॉर्म डाला, मैंने तैयारी की वहाँ पे। तो मैंने तैयारी की, वहाँ पे जो बाथरूम था उसके सामने डॉर्मेट्री मेरी बेड पड़ता था। मैंने जानबूझ के वो कॉर्नर चूज़ किया ताकि यहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, ना कोई बेड डालेगा बाथरूम की बदबू की वजह से। मैंने वहाँ डाल दिया, वहीं बैठ के मैंने तैयारी की अपनी सारी की सारी। अब ये मेरी खुशकिस्मती थी या मेरी डेस्टिनी थी या वो जगह मुझे बुलाना चाहती थी। सही है ना। तो मैंने पेपर सब दे दिए, इंटरव्यू वगैरह हो गया, रिटर्न क्वालिफाई हुआ। मंडी हाउस में, अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिमंच सभागार में हमारा ऑडिशन हुआ, वो भी क्वालिफाई हुआ। उसके बाद हम एफटीआई ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए गए, वो भी सारी चीज़ों पे एक दिन इंटरव्यू हुआ, देखे मैं वापस चला आया शाहजहाँपुर। ठीक ठीक। अच्छा, पुणे जाते समय बहुत प्यारी घटना घटी। वो घटना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे देश में ना किन्नरों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि किन्नर जिसे दिल से दुआ देते हैं उसके काम बन जाते हैं। ये कहा जाता है, लोगों की मान्यताएं हैं। पर मेरे साथ ये घटा, जब मैं, मतलब यहाँ से हमने पकड़ी थी गोवा एक्सप्रेस। अच्छा। पुणे जाती है, तो पुणे जब गोवा एक्सप्रेस से जा रहे थे तो एमपी में भुसावल एक जगह आती है। भुसावल जैसे ही क्रॉस किया तो एक 4-5 किन्नर चढ़े गाड़ी के अंदर। ठीक। वो आए, वो सबसे कर रहे, सबसे बदतमीजी भी कर रहे थे। मेरे पास ना कुछ बोले ना, एक किन्नर चुपचाप आया, मेरे गाल में पप्पी लेके चला गया। ठीक, आप एक्टर लग रहे थे उसे। उस समय चिकना था, नया लड़का था, 21 साल का, मुझे पप्पी दी और चला गया। अच्छा। है ना, वो चला गया, कोई बात नहीं, अब सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और मैं, मतलब ये जब मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जा रहा था तब की बात है, ठीक है। अब वहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सारी चीज़ें हुई और मैं वापस घर चला आया। ठीक।
अब जब मैं घर चलाया, रिजल्ट जब आएगा, अब मुझे उम्मीद ही नहीं थी मेरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं 21 साल का इकलौता लड़का। अच्छा। सारे 32 साल 28 सब कम से कम 28 साल, मतलब जो कई बार ट्राई कर चुके तीसरा चौथा अटेम्प्ट वाले लोग, ठीक है ना, हमारे बुजुर्ग लोग जिन्हें हम आप भी बुजुर्ग कहते हैं, सीनियर्स लोग ठीक है ना। अब तो कई बार मुझे लगता है मेरी अब एज हुई है वहां जाने की और आप पहले हुआ है वहां पे। तो वहां मैं जब मैंने उन सब लोगों को देखा तो मुझे बहुत डर था यार, मैं बच्चा हूँ यार, मेरा कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, मुझे समझ में नहीं है। ठीक। मैं सही बताऊं, ये रॉबर्ट डिनेरियो, अल पचिनो, मार्लन ब्रांडो के मैंने नाम तक नहीं सुने थे। सही। हाँ, ये तो है ना, यूपी के बंदे कहाँ सुन पाएगा यार। अकीरा कुरोसावा, बाइसिकल थी, मैं साइको, मेरे लिए सब क्या है, मेरे लिए तो भाई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सिनेमा था, सलमान खान, सही। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सिनेमा था, और ये हमें दिखा रहे थे ट्री ऑफ लाइफ, अलग ही दुनिया दिख अलग रही ही थी। ईरानी सिनेमा दिखा रहे हैं, सही है ना, माजिद मजीदी की फिल्में दिखा रहे हैं, चल क्या रहा है यार ये ठीक यार, ओजो की फिल्में दिखा रहे हैं हमको, तो ये तो मेरे ऊपर से निकलने लगा था क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यार यहाँ एक यही ग्रोथ हो रही है। अच्छा। तब ये समझ में आना शुरू हुआ, ये तो यार किसी स्कूल और कॉलेज में ये ग्रोथ मुझे नहीं मिलने वाली जो यहाँ मिल रही है। ठीक। तो वहाँ से मुझे रियलाइजेशन शुरू हुआ कि बहुत सही सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं एग्जाम दे के जब घर वापस आ गया, मैं भूल गया, क्योंकि एक डर था कि मुझे लगा हो ही नहीं पाएगा मेरा, हटाओ बात खत्म करते हैं। आके फिर चुपचाप अपनी तैयारी में लग गए यूपीएससी की। ठीक। निकल ही गया थॉट। 15 दिन के बाद एक दोस्त का फोन आता है, आर्यन नाम के दोस्त है, विकास, आज के टाइम में बहुत लोकप्रिय एक्टर चाय वाला के नाम से है वो। अच्छा। बिहार में पटना में एक्टर चाय वाले के नाम से वो फेमस हो गया है। अच्छा, मतलब उसने कोई चाय की लगाया, चाय की उसने एक फ्रेंचाइजी खोली, छोटी सी शॉप लगाई, जैसे MBA चाय वाला रहा ना, तो एक्टर चाय वाले के नाम से बहुत फेमस है वो। अच्छा। अभी उसे मुख्यमंत्री ने उसको एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी दिया है। अच्छा। और मैं उसको इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि वो उसने मुझे खबर दी थी, भाई तू चेक कर, तेरा हो गया FTI में सिलेक्शन। अच्छा, ओके, सही है। मैंने अपना रिजल्ट भी नहीं देखा, उसी का फोन है, तू चेक। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है यार, वहां मेरे बाप लोग थे, मैं बच्चा था, मेरा कहां से होने वाला, देख तो सही। ठीक। जब मैंने देखा जाके वो सच में हो गया, नाम है लिस्ट में। तो ये मेरे लिए समझिए खुशी की बात थी कि एक छोटे शहर से मैं वहां तक पहुंचा। मेरे शहर से मैं दूसरा व्यक्ति बना FTI जाने वाला। मुझसे पहले 1973 में कुलदीप भागी नाम के एक व्यक्ति गए थे, जिनका भी इंतकाल हो गया है। वो समाना आजमी मैडम के बैचमेट थे। अच्छा। तो उस समय जिंदा थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे टॉम अल्टरसन ने बताया कि तेरे यहाँ से तो कुलदीप है। अच्छा, उनके बैच का। हाँ, कुलदीप उनके कलीग थे, आसपास के थे। टॉम अल्टरसन मसूरी के यहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने कुलदीप सर का नंबर दिया मुझे, जाना मेरा नाम लेना, बात करना। ठीक। मैंने कुलदीप सर को फोन किया कि टॉम सर ने आपका नंबर दिया है। और टॉम सर की खास बात थी, वो अपने पास फोन नहीं रखते थे। अच्छा। टॉम सर के पास अपना फोन नहीं होता था, वो दूसरों के फोन से फोन मिलाया करते थे। लेकिन मेमोरी इतनी शार्प थी, नंबर सबके याद थे उन्होंने। अरे कमाल यार, सबके नंबर याद थे ना, नंबर लिखते थे, वो नंबर याद होते थे उनको। अच्छा। तो टॉम सर ने कुलदीप सर का नंबर दिया मुझे, और मैंने कुलदीप सर को फोन लगाया कि आजा। मैं पहली बार मेरे शहर के एक बहुत बड़े आदमी से मिलने गया। उनकी खुद की एक टॉकीज है, एक सिनेमा हॉल पूरा मल्टीप्लेक्स उनका है कुलदीप सर का। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला व्यक्ति। सही। तो मैं पिताजी के उनके साथ अपने बजाज चेतक स्कूटर में पापा के साथ उनसे मिलने गया। तो उनसे बात हुई, बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, और बोला कि जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो आप अपने पिताजी के साथ स्कूटर पे बैठ के गए थे कुलदीप सर से मिलने के लिए, तो क्या हुआ, मतलब कैसे, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मतलब मेरे लिए तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति, मेरे शहर की उनकी खुद की एक निशात टॉकीज करके एक टॉकीज है, टॉकीज के मालिक अच्छा खुद मुझे अपने घर बुला रहा है। Okay. मेरे लिए तो एक बड़ा अचीवमेंट था ना। मैं पापा के साथ बजाज चेतक उनका स्कूटर था, मुझे आज भी याद है। हम टॉकीज में घुसे, गार्ड मिला, गार्ड ने रोका, कहाँ ऊपर से वो खुद निकल गया, आने दो। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हम गए, फिर उनके ऊपर स्टेयर से चढ़ते उनके कमरे में गए, अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराया, बड़े खुश होके बोले, नाउ ही इज माय सुपर डुपर जूनियर। ये अच्छी बात थी। हाँ, ये अच्छी बात थी। ये मतलब उन्हें ऐसा लगा कि चलो एक और कोई फैमिली में जुड़ा जाके, सही है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना जिंदा दिल आदमी। तब मैंने ये जाना कि FTI स्पिरिट जो है, या फिल्म मेकर्स या फिल्म फ्रेटर्निटी की जो स्पिरिट है ना, इतनी अलाइव है जो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल सकती आपको। ओके। तो उन्होंने मुझे बाकायदा अच्छे से ट्रीट किया, मतलब जो एक हॉस्पिटलिटी की जाती है गेस्ट के साथ, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वाइफ से इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उनके बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जयपुर इंटरनेशनल लिटरेचर
फेस्टिवल होता है जयपुर में हर साल, वो उसके फाउंडिंग पिलर में से एक थे। अच्छा, कुलदीप सर। कुलदीप सर, अच्छा। कुलदीप सर ने लिटरेचर फेस्टिवल को वहाँ पे उसको स्थापना करवाई, उसको शुरुआत करवाई, और उसके वो मतलब वो उसके एक फाउंडिंग पिलर थे, मतलब उनका ही ब्रेन चाइल्ड था वो। ओके। तो मेरे शहर में मैंने 1-2 ग्रुप हैं रंगकर्मियों के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की आप उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड तो नवाज दो, लेकिन उनका ओहदा इतना बड़ा, देख तो फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, है ना, इतना बहुत ही रिच क्लास से बिलोंग करते थे। फिर एजुकेशनली वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ने वाला आदमी, वर्ल्ड सिनेमा देखने वाला आदमी, वो कहाँ वो लोग कहाँ से मैच कर पाते, वो लोग क्या उनको अवार्ड देते, वो तो पहले से इतने है ना। तो ये बहुत डाउन टू अर्थ थे कुलदीप सर, लेकिन जो बाकी लोग थे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। अच्छा। वो इनको बारे में सोच ही नहीं पाए कि इनको अवार्ड दे पाए। राइट। तो मैं जब कभी योग्य बन गया तो मैं तो ये बिल्कुल चाहूंगा कि कुलदीप सर को मरणोपरांत ही सही किसी इस मुकाम पे रहा तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजो, उनका योगदान है। उन्होंने एक फिल्म भी की जिसका नाम था तुम्हारा कल्लू। अच्छा, जो तुम्हारा कल्लू नाम सुना? हाँ, तुम्हारा कल्लू फिल्म के वो लीड एक्टर थे और उसी फिल्म की एक्ट्रेस से उन्होंने शादी कर ली। अच्छा। उसकी के बाद वो उनकी इंडस्ट्री क्विट हुई वहां से। अच्छा, फिर वो इधर फिर वो इधर आ गए, फिर उधर गए नहीं वो। ओके, ये चीज थी। राइट। अच्छा, आप चूंकि स्टेज एक्टिंग करते थे जी, और फिर आप FTI चले गए जी, राइट, वहाँ पे स्क्रीन एक्टिंग सिखाई गई। जी, जी, तो आप ये बेहतर समझते हैं दोनों ही कलाओं को, जी। तो आपके नज़रिए में इन दो में क्या डिफरेंस है? जैसे आजकल स्टूडेंट्स ना काफ़ी कंफ्यूज हैं। जी, जी, जो जितना मैंने अपना देखा है, बच्चे थिएटर को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, स्क्रीन एक्टिंग के लिए वो तैयार रहते हैं, फाइट वाइट सीखना, ये डांस वांस करना। तो इसका जो डिफरेंस है ना, वो ज़रा बच्चों को बता दीजिए कि क्या है ये, भाई तुम एक्टर बनना चाहते हो तो इन दोनों के दरमियान जो वही उनके मन में कन्फ्यूजन है जी, वो कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। देखो सर, पहली चीज़ तो मैं बताऊं मैंने खुद क्यों डिसाइड किया FTII जाना। मेरे कुछ दोस्त NST में ऑलरेडी पढ़ रहे थे और NST के जो सीनियर्स थे वो भी मेरे दोस्त हो गए थे। मैं NST के हॉस्टल में 2-3 महीने रहा। वहाँ पे एक ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल था, मैं उसमें रहा, अपने दोस्तों के बीच में रहा। तो NST की सभी गतिविधियों को मैंने जाना, समझा, उनके क्यूरिकुलम को समझा। NST के फाइनल ईयर के बच्चे कुछ मेरे दोस्त बन गए, सब के सब FTI की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तब मुझे समझ में चक्कर क्या है यार, ये तो NST में पहुंच गए, ये FTI की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो वहाँ मुझे पता चला कि FTI नशरुद्दीन शाह गए, ओमपुरी साहब NST के बाद FTI गए, सतीश कौशिक साहब गए, और आज ही मुझे पता चला कि एक देहरादून में एक सर रहते हैं सुदर्शन ज्वेल्स, हाँ, सुदर्शन, जो NST भी गए और FTI भी गए, NST के बाद FTI गए, है ना। तो वहां से मेरा माथा ठनका, यार ये लोग भी FTI की तैयारी कर रहे हैं, हद हो गई यार। राइट। अभी एक मेरा जूनियर है कुछ TN तमिलनाडु से, वो भी NST के बाद FTI पढ़ने आया है। अच्छा, है ना। तो वहां से मेरा ये तो नजरिया बदला कि यार FTI इसका मतलब बाप इंस्टीट्यूट है NST का, तभी यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं ना, राइट। वरना यहाँ से वहां लोग क्यों जाते। ठीक। तो मैंने उन लोगों से साथ बैठा, काउंसलिंग की, मैंने कहा मेरा हो गया है, मैंने एडमिशन लेने जा रहा हूँ। तो फोन पे जब मैं दोस्ती तो हो गई थी ना, तो उन्होंने बताया कुछ मत सोच, चला जा। तो मैंने पूछा उसके पीछे रीजन क्या है, आप लोग बोले देख थिएटर इंडस्ट्री नहीं है, सिनेमा इंडस्ट्री है। अच्छा। थिएटर भारत में इंडस्ट्री होने में कब बनेगी कुछ पता नहीं है, लोग प्रयासरत हैं। हो सकता हो कल को थिएटर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाए, बट वर्तमान समय में थिएटर उद्योग नहीं है, सिनेमा उद्योग है। और सारे जितने भी तुम बड़े एक्टर्स को जानते हो वो थिएटर की वजह से कम, वो सिनेमा की वजह से ज़्यादा जानते हो। सही बात, ठीक है ना। तो मुझे बहुत सॉलिड बात लगी, तो मैंने डिसाइड किया ठीक है मैं एडमिशन लेता हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैंने जो आपका सवाल था कि डिफरेंस क्या था, तो एक तो आपको मैंने बताया कि NST के बाद भी फाइनल ईयर के बच्चे FTI की तैयारी कर रहे थे। इट मींस कि उन्होंने 3 साल ड्रामा पढ़ा ना, तो सिनेमा की क्यूरियोसिटी थी ना, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो था ना, कि सिनेमा सीखना है, सिनेमा में जाना है, तो इसलिए है ना, तैयारी करेंगे। तो जब मैं FTI पहुंचा, मेरा वहाँ पे जब दाखिला हुआ, जब हमारी क्लासेस शुरू हुई, तो ऑलरेडी मेरा एक तो मेरा वो रंगमंच की एक मेरी यात्रा रही, है ना। और फिर मैंने ड्रामा स्कूल मंडी से मैंने अपना कोई कोर्स किया, और बिटवीन द कोर्स मेरा एडमिशन हो गया इधर FTI। तो 2-3 महीने सर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हमारे FTI में एक सत्संग जैसी एक प्रथा हुआ करती थी। तो हमारे सीनियर्स हमारा रात में सत्संग देते थे। वो सत्संग तो बहुत जरूरी थी। जी। तो उस सत्संग ने मेरे भीतर का ड्रामा टेस्ट जो था, अच्छा, जो एक मेलोड्रामेटिक एक्टर था मेरे भीतर का, जो लार्जर देन लाइफ इमोशंस को जनरेट करता था, खत्म किया। मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने बहुत मेरे साथ सत्संग किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। राजकुमार भाई भी है, वो भी बचे नहीं है, उन्होंने भी छोड़ा नहीं है मुझे, है ना। बट उनके साथ तब मुझे उनकी एक फिल्म आई थी LST लव सेक्स 2 का, जो मैंने नहीं देखी थी। अच्छा। तो एक बहुत मज़ेदार वाक्य आपको सुनाता हूँ भाई, अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। वाक्य इतना मज़ेदार है, मेरा सत्संग चल रहा था, तो एक मेरे सीनियर थे मेघ पंथी जी, उन्होंने मुझे एक टेबल पे खड़ा किया और मुझसे एक बोले कि
ओसामा बिन लादेन पे बोलो। अच्छा, मतलब ओसामा बिन लादेन पंत जी लंबे हैं और हाँ, मोटे भी थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जानते हो आप? हमें दोस्त है मेरे। हाँ, तो बोले ओसामा बिन लादेन पे बोलो। तो मैंने कम से कम आधे घंटे तक यही शब्द बोला, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन। बोले इस पर बोलो, मैं बोला इस पर बोलो, इस पर बोलो, इस पर बोलो, इस पर बोलो। अच्छा, रिपीट करते रहे। रिपीट करते रहे। तो पीछे से कमेंट आया, ये तो माइनर टेक्निक की रिपीटेशन एक्सरसाइज कर रहा है बिना सीखे। अच्छा, तो मतलब एक और चीज पता चल गई। तो मुझे ये नाम पहली बार सुना, तो ये क्या होता है ये तो पता ही नहीं था, रिपीटेशन एक्सरसाइज क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था। तभी एक सर मुझसे बोले, उसमें हमारे फैकल्टी थे, बाद में भाई कहना मैंने शुरू किया। पहले मैं सर ही बोलता था उनको, अब तो फिर बॉन्डिंग अच्छी हो गई, दोस्ती हो गई, तो भाई कहने लगे। तो बोले इसको पहचानता है? राजकुमार राव भाई आए हुए थे उस टाइम, एक्चुअली उनकी वाइफ की बहन का एडमिशन हुआ था हमारे बैच में। अच्छा अच्छा। तो वो उसके एडमिशन के टाइम वहाँ कैंपस में आए हुए थे, एकदम पतले से सूखे से, मतलब स्टार बन जाएंगे, मतलब उन्हें देख के उस समय है ना नए नए थे। बोले इससे पहचानते हो? मैंने मन में सोचा भाई ये कौन है, सूखा हड्डी। ठीक ठीक, ओके। सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा, दोस्त हैं आपके। जी। तो ये जो शब्द जो मेरे निकले, इस पे तो मेरी इतनी सत्संग हुई, जबरदस्त मेरा सत्संग हुआ। फिर बोले, तब मैंने नेक्स्ट जाके फिल्म देखी उनकी LSD लव सेक्स 2 का, वो दिवाकर बनर्जी, दिवाकर बनर्जी की। उस फिल्म को देखकर ही मुझे नहीं लगा भाई ये, क्योंकि तब मुझे समझी नहीं थी रियलिस्टिक एक्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें मुझे बिल्कुल सेंस नहीं था। ठीक ठीक ठीक। मैं तो मतलब बच्चा था सिनेमैटिक, और जो मेरे बैच में लोग आए थे वो कोई टीवी करके आया था, कोई 2 फिल्म करके आया था, है ना, किसी ने कुछ कर रखा था, सब करे धुरंधर लोग थे। मैं बिल्कुल बालक कच्ची मिट्टी पहुंच गया FTIA में। तो ये सारी सत्संग जब हमारा खत्म हुआ, फिर सत्संग में मेरा बहुत ड्रामा कम हुआ, मैं बहुत न्यूट्रल हुआ, मेरा सारा बैगेज खत्म हुआ। और मुझे पर्सनली लगता है कि क्रिएटिव स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटीज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक। जो अभी ये सिस्टम कर दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट में, इससे मुझे भी डर है कि हो सकता है इन फ्यूचर इस देश के अंदर से क्रिएटिव स्पिरिट्स को या एनलाइटेंड पीपल्स को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही हो। मतलब आपका कहना ये है कि अगर आप क्रिएटिव आर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, इट्स बेटर टू गो टू फिल्म स्कूल। हाँ। और अगर ड्रामा में जाना चाहते हैं, थिएटर में जाना चाहते हैं, तो इट्स बेटर टू गो टू ड्रामा स्कूल। जी, ये आपका अपना बिल्कुल बिल्कुल है। और सिनेमा का क्राफ्ट ही अलग है। अच्छा। सिनेमा की जो लर्निंग से एज एन एक्टर, स्क्रीन एक्टिंग है बेसिकली। और FTA के कोर्स का नाम भी यही है, PG डिप्लोमा इन स्क्रीन एक्टिंग, जो अभी इक्विवेलेंट हो गया मास्टर डिग्री के। और हमारे बैच से हम मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट हैं, और UGC ने भी उसको नोटिस कर दिया है, आप उसको क्वालिफाई करके मास्टर डिग्री अब आप PhD कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ये मतलब हम एलिजिबल बदल सकते हैं फिर फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हूँ। राइट। जी, तो ये चीज़ें हो गई। तो वहीं जाके मुझे पता चला ये क्राफ्ट बहुत अलग है। हमारी ट्रेनिंग जिस तरीके से हुई, और हमें जिस तरीके से कैमरा और लाइट्स और लेंसेज के बारे में जानकारी दी जाती थी, तब पता चला यार वाइड शॉट में कोई थोड़ा ना वो एक्टिंग होगी जो क्लोजअप शॉट में हो जाएगी। सही बात है ना, जो मिड शॉट में एक्टिंग हो जाएगी वो लो एंगल शॉट में कैसे होगी, या टॉप एंगल शॉट में कैसे होगी, है ना। तो समझ में आया, ये तो यार सब टेक्निकल गेम है। और टेक्निकल गेम होने के साथ साथ एक्टर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे ड्रामा में इमोशनल कंटिन्यूटी नहीं है, मेकअप कंटिन्यूटी नहीं है, एक्शन कंटिन्यूटी नहीं है ना। फ्लो ऑफ इमोशन ड्रामा में एक बार शुरू होता है, चलता रहता है लास्ट तक, ब्रेक डाउन नहीं है। यहाँ तो कट, 30 सेकंड 2 लाइन बोली, कट, फिर कट, फिर कट, एंगल चेंज, कैमरा चेंज, लाइट चेंज, आधा घंटे का ब्रेक, फिर वही कंटिन्यूटी, वही इंटेंसिटी ऑफ इमोशन पकड़ो आप। सही। तो बहुत डिफरेंस है। और मैं सच बताऊंगा, मुझे पर्सनली रियलाइज होता है, अगर जो बच्चे एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं और फिल्म में काम करना चाहते हैं, या किसी भी मीडिया जैसे फील्ड में काम करना चाहते हैं जहाँ पे कैमरा और लाइट का खेल है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप समय खराब मत करो, आप फिल्म स्कूल जाओ, आप मीडिया स्कूल जाओ। और मैं रंगकर्मियों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि रंगमंच में बहुत शक्ति है। मैं रंगकर्मियों का सम्मान करता हूँ, रंगमंच का सम्मान करता हूँ, क्योंकि रंगमंच अनुशासन देता है, आत्मविश्वास देता है, आपकी उच्चारण और तलफ़्फ़ुज़ को बहुत सही करता है, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन रंगमंच में मुझे जो सबसे ख़राब चीज़ ये लगती है कि जो बेरोज़गारी जो है, बेरोजगारी नहीं, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैं इसको समझ पाया हूँ, अब माफ़ कीजिएगा मैं आपके उसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। बात ये है कि रंगमंच का अपना एक दायरा है जी, सिनेमा का अपना एक दायरा है जी जी, बस उस दायरे में ही है। आपने खुद ही बताया कि अभी जो मंडी का जो फिल्म स्कूल है, मतलब ड्रामा स्कूल है जी, वो NSDN ही थे। जी जी, राइट।
तो जहाँ तक वो जो NSD के स्टूडेंट्स हैं जो FTI आना चाहते जी। हैं, वो शायद सिनेमा की तरफ इंक्लाइंड थे, राइट। और जो थिएटर की तरफ इंक्लाइंड हैं, जी। जैसे रतन थियाम साहब हैं, जी। जो मणिपुर में जी अपना थिएटर को राइट, बहुत और जो अच्छा मंडी में सर का नाम आपने जी, बताया, जी। हमारे यहाँ पे भी हैं डोभाल सर। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना काम रंगमंच में ही कर रहे हैं। राइट। तो वहाँ जाके वो अपना रंगमंच में, कुछ रंगमंच पे निकल जाते हैं, जिन्हें सिनेमा में जाते हैं सिनेमा में चले जाते हैं। राइट। आई थिंक वो है। तो बट डिपेंड करता है अपने स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे सही बताऊं, घर गृहस्थी चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बड़े सीनियर थिएटर एक्टिविस्ट लोगों से, रंगकर्मी लोगों से, वरिष्ठ रंगकर्मी लोगों से, फैकल्टीज ऑफ ड्रामेटिक्स के जो लोग हैं उन लोगों से, कि प्लीज़ थिएटर को एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाए और एक ऐसा उद्योग विकसित किया जाए ताकि लोग छोटे स्तर पे अगर रंगमंच भी करते हैं तो एटलीस्ट उनके पास एक इतना ऑप्शन हो कमाई का जिससे वो अपनी घर गृहस्थी को भी चला सकें। वो होना चाहिए। और मेरी सभी सरकारों से भी गुजारिश है, थिएटरिंग एजुकेशन प्रोग्राम हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। आपके ना लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करता है थिएटर, तो थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। ये तो गवर्नमेंट की जो NEP है उसमें तो ये चीज़ें आ ही रही हैं, स्किल डेवलपमेंट का, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में जो कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, वैसे भी हमारी लाइन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस वक्त। पर अच्छा है कि एक्टिंग वाली जो आपने बात बताई और NSD वाला जो पार्ट मुझे लगा, तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि तिमांशु धूलिया वो भी NSDN है और शेखर कपूर को असिस्ट कर रहे थे, तो वो डायरेक्शन में है, तो वहाँ से प्रोडक्शन सीखा और वहाँ से डायरेक्शन करके उधर चले गए। तो आई थिंक किसी भी स्कूल में जाएं, अगर आप अपना मोटो अपना जाना चाहते हैं तो दे कैन गो, राइट। तो एक सवाल और था मेरे मन में कि ये जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, एस्पेरेंट है या बडिंग एक्टर्स जो हैं, जैसे कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैं कहता हूँ कि क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला मैं हीरो बनना चाहता हूँ। उनके लिए आपका कैसा है? जैसे कि आप शाहजहाँपुर से आते हैं और आपने थिएटर करते गए लेकिन फिर भी आपको वो आपका मिस्टर चक आलम नहीं नज़र आ रहे थे, राइट, अंकुश चक आलम वो नहीं आ रहे थे नज़र, लेकिन धीरे 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 करके आपको आने लग गए। पर आज चूंकि उस टाइम आपके पास जो था वो ये वाला मोबाइल फ़ोन इतना एक्सेस नहीं था, अब तो सब कुछ इंस्टाग्राम, रोज़ वीडियो बनती है आपकी, रोज़ आप अपने आप को स्क्रीन पे देख पाते हैं, यूट्यूब पे देख पाते हैं। इवन आपके दोस्त बहुत दूर बैठे हैं वो भी कहते हैं तेरा वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के लिए व्हाट इज़ योर सजेशंस? देखिए, मैं उन सबसे एक बात कहूँगा कि अभी ना 2023 में ना डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ है सिनेमा के क्षेत्र में। पहले ये था कि बॉम्बे ही सिनेमा उद्योग हुआ करता था, आप कहीं पर भी काम सीखते थे लेकिन आपको रोज़गार के लिए बॉम्बे ही जाना पड़ता था। आज के वक्त आफ्टर कोविड-19 सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी शहर में हैं, अगर आपको फिल्म मेकिंग आती है तो आप सिनेमा बना सकते हैं, और अगर आपको एक्टिंग भी आती है तो आजकल हर रीजन में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की जमात बढ़ती जा रही है। आप उनके टच में आइए और सिनेमा में एक्टिंग कीजिए। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे हीरो बनना है, तो मैं उससे कहूँगा पहले एक बार फील्ड में एंट्री तो ले, पहले समझे तो सही इस फील्ड की डेप्थ क्या है, इसकी डिमांड क्या है, और तुम्हारी जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या तुम डिजर्व करते हो हीरोइज्म वाले कैरेक्टर के लिए या नहीं। सही बात है ना। और पहली चीज़ तो ये, आप हीरोइज्म का मतलब बिल्कुल बोल रही है चॉकलेटी फेस, 6 फीट हाइट, है ना, और 6 पैक हो आपके। आज के टाइम में कंटेंट इज द किंग एंड कैरेक्टर इज द किंग। अगर मान लीजिए एक लो स्टेटस का कैरेक्टर है, एक ई रिक्शा वाला एक किरदार है, ई रिक्शा चला के जा रहा है और उसकी नज़रों के सामने 2 बाइक से लड़के आ रहे हैं, एक लड़की साइकिल से जा रही है, वो लोग उतर के लड़की को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, और ये रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेकर रोक के जाके दोनों से लड़ता है, तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में ये कैरेक्टर हीरो हो गया। सही बात, ये हीरो है, ये हीरो हो गया उस कैरेक्टर, ये सिचुएशन, उस सिचुएशन में ये कैरेक्टर। तो आज के टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, पहले जो था वो बदला है। और इससे क्या हुआ है ना, मेरे जैसे लोगों के लिए, एक छोटे से गांव से उठ के आने वाले लोगों के लिए, एक हिंदी भाषा बेल्ट के घर से आने वाले लोगों के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की फैमिली से आने वाले लोगों के लिए हीरो बनने के रास्ते 1000 तरीके से उसके दरवाजे खुल चुके हैं, जो पहले नहीं था। ये OTT और इन सब से बहुत ऑप्शन खुले हैं। तो अभी जिस तरह के स्टूडेंट्स आप जैसे आप वर्कशॉप्स वगैरह भी लेते रहते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो जब भी यंग जनरेशन का कैसा लग रहा है, मतलब यानी कि दे आर मोर इनटू फास्ट है, मतलब जल्दी सीखना चाहते हैं या कैसे, क्या है? देखो, मैं इस पे 2 चीज़ें, जैसे आप FTI में हो क्या है,
देन आपके एनएसडी में भी थे फ्रेंड और आपने काफ़ी नाटक भी किए। जी जी। क्या ये लोग इतना जितना आपने जर्नी की है वो चाहते हैं या फास्ट पेस्ड लाइफ है इनकी? ये लोग बहुत फास्ट तरीके से ना लोकप्रिय होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। फेमस होना एक बहुत अलग चीज़ है और एक्टर होना बहुत अलग चीज़ है। तो मेरा उन सबसे एक ही कहना है, देखो दो हिंदी के बहुत प्यारे शब्द हैं, एक है प्रसिद्धि, एक है सिद्धि। प्रसिद्धि के पाने के बहुत सस्ते रास्ते हो सकते हैं, शॉर्टकट्स हो सकते हैं, पर सिद्धि शॉर्टकट से नहीं आती। सही बात। सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। आपने क्राफ्ट के साथ आपको महीनों वर्षों और पता नहीं जिंदगी के कितनी घटनाओं दुर्घटनाओं से होकर जूझ कर मंझ कर और निखार लाना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर वो चीज़ें पैदा होती हैं। तो मैं तो उन सबसे यही कहूँगा, अगर फेमस होना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपके काम को लोग सर आंखों पे रखें और आप लोगों की आत्माओं को छुएं, तो आपको सिद्धि वाले रास्ते पे जाना चाहिए। ये आपका सिद्धि का और उसकी जो प्रसिद्धि की बात करी ना आपने जी, ये अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक टीवी डिबेट देखी थी जी और उसमें बागेश्वर धाम के तो वो थे, ये सिद्धि का उसी का है जी। तो आपने इसे एक्टिंग के लिए बोला, मतलब एक्टिंग भी जी सिद्ध करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड यू विल गेट देन जी जी दैट थिंग, मतलब उसमें आप मास्टरी कर लेंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया चीज़ कही है आपने, मतलब रिग्रेस स्ट्रेन लेना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि आए और चुटकी में। वैसे आपने बागेश्वर धाम बाबा को प्रमोट कर दिया यहाँ पे? नहीं, आप मैंने प्रमोट नहीं किया है लेकिन द वे यू सेड सिद्धि क्योंकि उनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने सिद्धि का ही कुछ जिक्र किया था किसी चैनल पे। वैसे एक चीज तो है, एक मेरे दोस्त हैं, बाबा देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वो उनकी टीम में मार्केटिंग टीम में ही है। अच्छा, तो ब्रांडिंग कर रहे हैं बाबा की। तो आजकल तो मार्केटिंग सभी को करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग तो एक्टिंग तो सबको करनी पड़ रही है। इफ यू आर ऑन स्क्रीन तो आपको, मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक सवाल बहुत प्यारा सा है, ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था बोलने को, कि जैसे आप एफटीआई से निकले जी, देन हाउ डू यू अप्रोच्ड टू गेट जॉब, मतलब कैसे आपको काम मिला, ब्रेक कैसे मिला बॉलीवुड में? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं जब एफटीआई में मैंने एडमिशन लिया और मैं 2015 में पास आउट हुआ, तो मेरा एक थॉट क्लियर था, मैं घर से पैसे नहीं मंगाऊंगा। अच्छा, मुझे खुद से पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे सीनियर्स को स्ट्रगल करते देखा था कि वो अपने घर से पैसे मंगा के अपना रूम का रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, अपने जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो घर से पैसे मंगा के खर्च करते हो। आप भी जानते हैं बॉम्बे की लाइफ बहुत हार्ड है, इतनी ईजी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि यार पढ़ाई की, अब पैरों पे खड़ा होना है। ठीक। और मेरा तो शुरू से एक्टिंग वाला जोन ही नहीं था। राइट, सही। मेरे साथ तो चीजें होती गई ना, अपने आप आता गया। हाँ, सब चीजें। मैंने तो कभी डिसाइड ही नहीं किया मुझे एक्टर बनना है। ठीक ठीक ठीक। मेरे साथ तो चीजें हुई ना, मैं तो यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था, हिमाचल तो घूमने निकला था, मस्ती कर रहे थे, ड्रामा स्कूल दिख गया, मतलब जो चीज आई मैंने पकड़ लो। हाँ, मतलब आपको रहा, वो आप जो बता रहे थे ना कि आपको यूनिवर्स बुला रहा था। जी जी। मैं तो बिलीव करता हूँ कि मेक जॉय और जीपीएस, तो मुझे जहाँ जहाँ जॉय दिखा मैं उसको कैप्चर करता रहा। ओके, नाइस राइट। है ना, तो मुझे वो मेक जॉय और जीपीएस, मुझे जहाँ जहाँ जॉय दिखा मैंने उसको पकड़ लिया, जहाँ आनंद दिखा मैंने पकड़ लिया, क्योंकि उससे मेरी आत्मा को भोजन देना मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हमेशा। तो मैंने ऐसे वो पकड़ लिया। तो मैं सॉरी मैं भूल रहा हूँ, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जब आप एफटीआई से निकले जी, तो आपने जॉब कैसे फाइंड आउट किया? कैसे आपको एक्टिंग के चांसेस वगैरह मिले? जी जी, तो मैं बताता हूँ, मैंने एफटीआई में रहते ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। अच्छा। मेरे एक दोस्त हैं जो भी कनाडा शिफ्ट हो गए, मेरे बैचमेट हैं, अभी इस फिल्म में भी थे, दहाड़ में। अच्छा। दहाड़ में वो हॉस्पिटल में एक जो वाइफ को लेके जाते हैं, भरत चावला जी। अच्छा। वो कनाडा शिफ्ट हैं अपनी वाइफ के साथ, तो वो उसमें है। तो हम लोगों ने क्या किया, पार्ट टाइम में हम लोगों ने होटल्स में जाके इंक्वायरी करना शुरू की। अच्छा। कि कहीं बैरे की या वेटर की या रिसेप्शनिस्ट की या काउंसलर की या अटेंडेंट की कोई जॉब तो मिले पार्ट टाइम यार, पैसे तो आए। तो ऐसे करते करते तो जॉब तो नहीं मिली वहाँ पे। तो करते करते ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँच गए सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पुणे यूनिवर्सिटी है विमान नगर में, वहाँ पे। वहाँ मैंने देखा यूनिवर्सिटी कमाल की थी, और वहाँ पे विजुअल एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। तो एक मेरे ना गट्स तो थे इंक्वायरी करने के, और एफटीआई का जब तमगा लगा था वहाँ से पास, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे था। वो तो रहता ही है पुणे में एफटीआई वालों का, है ना, तो वही रौला अलग होता है वहाँ पे जलवा होता है उन लोगों का। मैं घुस गया उस कैंपस में, गार्ड ने मुझे रोका, मैंने कहा मैं इस संस्थान से हूँ और मेरी यहाँ से एचओडी साहब से बात करा दो। उसने सीधे फ़ोन लगा दिया, बोले आने दो। मैं चला गया अंदर, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई कम फ्रॉम शाहजहाँपुर फ्रॉम ए स्मॉल सिटी एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद फाइनेंशियल। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू परसों से क्या कर रहा है? मैंने कहा अभी तो छुट्टी चल रही है कैंपस से। बोले तू वर्कशॉप करेगा 15 दिन की? सही।
मैंने कहा कर लूंगा, बोले पैसे मिलेंगे? ओके, फ्री में कराऊंगा। सही। तो मैंने पूछा कितने पैसे बोलेंगे? 15 दिन के तुझे दे दूंगा लाख रुपए। अरे लॉटरी खुल गई। खुल गई। मैंने कहा सही है, मेरे मन ये सब मन में चल रहा है, मतलब चेक है। मैंने चुपचाप मुस्कुरा, क्या बात करता, मैंने भी नहीं सोचा था यार, क्या दे दिया। तो मैंने एक लालच है कि 1.5 लाख बोल दूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, जो आ रहा है एक्सेप्ट, आने दो। तो मैंने हाँ बोल दिया। वापस आया, 3 दिन के बाद कैंपस में रहा, उसके बाद मैं पहुंच गया पढ़ाने के लिए। 15 दिन का सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पुणे में मैंने एक वर्कशॉप किया बच्चों के साथ। 15 बच्चे आए, उसमें 8 बच्चे रेगुलर थे, बाकी आते जाते थे, क्योंकि अमीर बाप की औलादे थी, आपको पता ही है वहाँ बहुत फीस तगड़ी होती है। 8 बच्चे सिंसियर थे। उन 8 बच्चों के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें मैंने खुद एक्टिंग की, बच्चों को पूरी फिल्म मेकिंग सिखाई। मतलब उसमें मैंने 1 साल में जो कॉमन मॉड्यूल में जितना कुछ सीखा था वहाँ मैंने रिविजन कर डाला अपना। उस फिल्म का नाम है क्रॉस रोड। उसका एक लड़का डायरेक्टर था, इमैनुअल थॉमस, उसने उसको डायरेक्ट किया। और पूरी टीम वहाँ जो थी, बच्चे मुझे आज भी मिस करते हैं, सर आपने वो फिल्म बनवा दी हमारी वर्कशॉप में। मास्को में कौन फिल्म बनाता है? सब इस तरीके की मल्टी कैम इंटरव्यू शूट करते हैं अधिकतर। मास कम्युनिकेशन पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, सिर्फ यही पॉइंट जो आपने बोला ना, तो वही चीज बताई हुई है कि बहुत से बच्चे वहाँ पे सिनेमा के लिए जाते हैं, बट बेचारे मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो फील्ड ही बहुत अलग है। हाँ। तो वो जो फिल्म बनी वो आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैं कभी भी देख के सोच रहा था कि मेरी पहली नौकरी की और पहली जॉब, पहली कमाई। उसका लिंक हम भी दे देंगे अपने वीडियो में। जरूर सर। तो ये हुआ, तो वहाँ से मेरा टीचिंग वाला शुरू हो गया और एक्टिंग का भी करियर शुरू हो गया। उसी बीच मुझे वहाँ एक मराठी फिल्म भी मिली। वहाँ पे एक हमारे सीनियर थे उमेश कुलकर्णी साहब, जो नेशनल अवार्ड फिल्म डायरेक्टर हैं। एक लड़का आया था कैंपस में, क्योंकि एफटीआई कैंपस में कुछ नॉन एफटीआईएंस पे आके शूट वूट करते रहते हैं ना, तो वो उनकी प्रोडक्शन कंपनी में काम करता था। तो उससे दोस्ती हुई, तो उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, पुणे में उनका ऑफिस था। तो उनके ऑफिस में पहुंचे, वो कुछ फिल्म कर रहे थे। तो वहाँ मुझे हिंदी का कोई कैरेक्टर नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्शन टीम में डाल दिया। तो मैंने कहा जो सामने आए कर लो, ये कभी जो मिल रहा है वो मिल लो। मतलब ये कभी, अब ये टीचिंग का इधर शुरू हो गया, डायरेक्शन के इधर काम आ गया। तो ऐसे वो मैंने की, उधर 2-3 प्रोजेक्ट मैंने किए। एक वो पुणे का कोई अखबार छपता था मराठी, पता नहीं उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें 2-3 इंटरव्यू छप गए मराठी में मेरे। अच्छा है ना, पता ही नहीं चले। तो ऐसी वो चीजें होती रही। फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में कुछ दिन तो मैं सोचा अब क्या करूं, पैसे कमाने हैं। तो जॉब लग गई एक जगह, क्रिएटिव प्रोडक्शन का काम कर लिया। बड़े प्रोडक्शन का हाउस था, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ प्रमोट नहीं करूंगा। नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अच्छा ओके, नो इश्यूज। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक जगह से और ऑफर है, वही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। तो पैसे ज्यादा मिले, मैंने स्विच किया। तो वहाँ इधर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, उधर मैं उसमें चला गया, क्या कहते हैं, कास्टिंग एसोसिएट में चला गया। फिर एक मैंने और शिफ्ट की, फिर कास्टिंग कंपनी में चला गया। तो वहाँ से मेरा रोजी का जुगाड़ चलता रहा। और इस बीच में जो 1 डे 2 डे के एपिसोडिक जो होते हैं ना, बॉम्बे में लोग करते ही हैं, वो करता रहा एज एन एक्टर, वो मेरा काम चलता रहा। तो 15-16 ऐसे गुजरा। 17 आया था। 17 में मेरे घर में मेरे पिताजी की थोड़ा आंखों के कुछ इश्यूज हुए, उन्हें ब्लैक ग्लूकोमा था, काला मोतियाबिंद। तो उस वजह से उन्हें घर आना पड़ा। वहाँ से चीज़ें मेरी बदल गई एकदम से। फैमिली की वो एकदम से, पापा की तबीयत खराब होना, घर में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाना, मेरी एक लव लाइफ वहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। मेरी लव लाइफ भी चल रही थी साथ साथ। वहाँ से बहुत सारे क्राइसिस होना शुरू हुए, है ना। उस समय तो मैं बड़ा उसमें था, मतलब रेट्रोगेट जोन में। अब मैं जब रियलाइज करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो सब कुदरत की मेहरबानी थी। अगर वो सब चीज़ें नहीं होती तो आज मेरे भीतर इतनी रोशनी नहीं आती, क्योंकि अंधेरा आना बहुत जरूरी है जिंदगी में। वो तो जरूरी है ना, अप्स एंड डाउन्स आने बहुत जरूरी है। तो मैं जब घर आया तो मैं कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में रहा, मैं क्या करूं। तो खुदा ने इतने सारे दोस्त बनाए, और एफटीआई से पास आउट होने पर सपोर्ट सिस्टम इतना तगड़ा हो जाता है आपको पूरी कंट्री में। जी बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेट के रीजनल सिनेमा में आप चले जाओ, चाहे मेन स्ट्रीम में करो, आपके 4-5-10 लोग हर जगह तैयार, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, है ना आपके साथ। तो मैंने एक भाई को फोन किया, भाई परेशान हूँ। उन्होंने मुझे विजिटिंग बोर्ड्स के एक सर का नंबर दे दिया, चला जा। मैं वर्कशॉप करने चला गया, वहाँ बहुत अच्छे पैसे मुझे मिले। तो मैंने वहाँ 15 दिन का वर्कशॉप किया। अब मुझे बुला लेते हैं जब उनके यहाँ स्लॉट्स होते हैं। वहाँ से मेरा एकेडमिक शुरू हो गया। और मैंने फिर बहुत जगह मैंने पढ़ाया। वहाँ के बाद मैंने आफ्ट में पढ़ाया, और सिम्बायोसिस तो जाते ही हूँ, अन्नामलई चला जाता हूँ, हैदराबाद में है, बंजारा हिल्स में चिरंजीवी का स्कूल है। रामजी राव फिल्म सिटी में वर्कशॉप की मैंने। और दिल्ली में आफ्ट हो गया, एमिटी हो गया, शारदा हो गया, बेनेट हो गया, आइस बालाजी हो गया, पदरपुर फिल्म इंस्टीट्यूट हो गया, बेरी जॉन फिल्म स्कूल हो गया, एसआरसी की कुछ 1 डे 2 डे की वर्कशॉप्स की। इंडिपेंडेंट तो मैं 150 से ज़्यादा वर्कशॉप कर चुका हूँ कंट्री के अंदर। अरे बाप रे। खुद की पर्सनल।
और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे मास कम्युनिकेशन हाँ, मास कॉम वाले आते हैं, मोस्टली मास कॉम वाले आते हैं या थिएटर के वो लोग आते हैं जो थिएटर काफ़ी कर चुके हैं और कैमरा सीखना चाहते हैं। राइट राइट राइट। तो वो बहुत से लोग कैमरा टेक्निक से बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, कैमरा कॉन्शियसनेस बहुत लोगों के अंदर होता है, वो ख़त्म करने आते हैं। तो इस तरीके से मेरी वर्कशॉप्स हुई। इस बीच मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, तो मैं 2 साल वहाँ भी एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जॉब करके आ गया एडहॉक पे। राइट राइट। तो वहाँ चंडीगढ़ में मैं एज ए प्रोफेसर भी था, वाइट हिल मीडिया प्रोडक्शन हाउस के साथ में एज ए क्रिएटिव में भी जुड़ा रहा, है ना। और मैं इंडिपेंडेंट वर्कशॉप भी करता रहा, कुछ और यूनिवर्सिटी में 1 डे 2 डे 3 डे के वर्कशॉप्स होते थे वो करता रहा। मैंने खूब मतलब एकेडमिक्स में, शूटिंग्स में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, जहाँ जहाँ के ऑप्शंस आते थे मैं करता गया। मतलब ये है कि मेरी प्लेट में जो आ रहा है मैं तो वो सब ले लूँ। मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया, मुझे होना ही है। ओके। जो आपका सवाल था ना कि कैसे चीज़ें, अब मैं बताऊँ, सच बताऊँ, यह सब चीज़ें होती चली गई। हाँ, तो वही ना मैं आपके जैसे देख रहा हूँ ना कि आपकी अपना एक लीनियरिटी है आपके साथ, सब चीज़ें जैसे होती कहते हैं चली ना गई। कंटिन्यूटी, जो बोल रहे थे आप, वो कंटिन्यूटी ही है आपके, मतलब अपने आप आता है आपके पास और आप उसे ग्रैब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी, मतलब मैंने हर चीज़ को कुदरत का इनविटेशन समझा है। अब जैसे मैं यहाँ जो आज बैठा हूँ, ये भी तो मेरे लिए बहुत मैजिकल है। आपको पता है ये कैसे मूवमेंट आज घट रहे हैं हमारे बीच में? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, एक दून फिल्म स्कूल करके एक ऐड आया इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने क्या, मैंने हमारा वो यूपी किया, और बड़ा इसका मैंने उसको रिज्यूम भेज दिया, सारी चीज़ें हुई। उधर से फ़ोन आ गया देवी सर का, देवी सर ने बात की, और देवी सर हर रोज़ बात कर रहे हैं फ़ोन करके। और मेरे अंदर एक बहुत प्यारी चीज़ है, मैं हर इन्विटेशन को परमात्मा का इन्विटेशन समझता हूँ। सही सही। कि कहीं से निवाला अगर मेरे हिस्से का लिखा है तो मुझे बुलाएगा ही, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। सही बात। तो ऐसे चीज़ें हुई, मैं आपके बीच यहाँ पहुँच गया। और ये तो डिसाइड ही नहीं था पॉडकास्ट। ये तो एक्चुअली पता क्या है, जब आपको सवेरे मुलाकात हुई जी, तो आपका जो नेचर है ना जी, एक तो है ना, वेवलेंथ मिलती है। FTI, हम भी FTI, SRFTI से मैं हूँ और FTI वही ना एक। जी, जी, मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग ना ओपनली बात कर लें। और उस जब हम आपस में बात करते हैं, आपने देखा होगा FTI SRFTI में, और जब भी आपस में बात करते हैं वो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी है। या जो एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, ये जो आपस में हम लोग बात कर रहे होते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से रिगरसली आप तैयार होते हैं, हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो वही नज़रिया था और यही इसका बैक था कि हम लोग आपके साथ ये बात करें और ये बात निकालें। जी। एक चीज़ बताइए कि ये जो नए बंदे हैं इनके लिए अंदर कितनी स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या स्किल होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, एज एन एक्टर या एज एन एक्टर या जो भी सिनेमा में आ रहा है, तो आपकी राय में क्या स्किल होनी चाहिए? क्योंकि देखिए आप बता रहे हैं कि आप एक्टिंग का कोर्स किया FTI से, बट आपने वर्कशॉप की, फर्स्ट जो वर्कशॉप की वो की थी फिल्म प्रोडक्शन की, जिसमें आपने बच्चों को एक फिल्म मेकिंग सिखाई, जो कि आपका बेसिक्स 1 ईयर का था। जी, जी। फिर आपने वर्कशॉप कराते गए, वो एक्टिंग की भी रही और प्रोडक्शन की भी रही, एक्टिंग की भी रही, प्रोडक्शन की। तो मतलब आपने जो स्किल सीखी वो डायरेक्शन भी सीख ली, स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीख ली, एक्टिंग भी सीख ली, तो आप मल्टी स्किल्ड हैं। जी, जी। तो एज आजकल जो स्टूडेंट होते हैं कि बहुत से, मैं चूंकि पढ़ाया भी हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था मैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अब मैं उनको नहीं प्रमोट करूँगा। ठीक है। नहीं, सही में नहीं करना चाहिए, जब हमें क्रेडिट नहीं देते हम क्यों दे भाई? उन्होंने क्रेडिट दिया है बट मैं उनको प्रमोट नहीं करूँगा, राइट। तो वहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा, तो जब हम उनको दे रहे थे, क्योंकि जब हम देने की पोजीशन पे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को बहुत कुछ देते हैं, बेटा तू ये भी सीख, तू ये भी सीख। तो वहाँ पे बच्चों ने मना कर दिया, हमें ये क्यों सिखा रहे हो? खासतौर से एक्टिंग स्टूडेंट्स ने, व्हाई आर यू टीचिंग अस, ये सिनेमेटोग्राफी का ये क्यों कर रखा है हमारे करिकुलम में? तो वही चीज़ है कि उन्हें क्या क्या स्किल आनी चाहिए एज एन एक्टर। तो आप क्या समझते हैं कि उनमें कौन सी 5 या 10 जो भी आपकी स्किल आपने नोट की हैं इतने पढ़ाने के बाद, इतनी वर्कशॉप लेने के बाद, वो मैं जानना चाह रहा था। देखिए जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो सिनेमा है ना बहुत वास्ट है जी, समंदर है ये, है ना। और मेरा सबसे गुजारिश है कि अपने ज़िंदगी में अगर आपने अपने आसपास लोगों को कोई भी बिजनेस करते हुए या किसी भी क्षेत्र में करियर बनाते हुए देखा होगा, उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ, किसी व्यक्ति ने चाट का ठेला लगाया। अब जो व्यक्ति आज चाट का ठेला लगा रहा है, उसने पता शुरुआत कब से की होगी? उसने कभी किसी दुकान पे काम किया होगा, सही बात। उसने वहाँ बेंचें बिछाई होंगी, उसने वहाँ साफ सफाई भी की होगी, ठीक है ना। उसने बतासे बनाना भी सीखा होगा, टिक्की बनाना भी सीखा होगा, पानी बनाना भी सीखा होगा, तेल कहाँ रखा जाता है, डोंगा कैसे आते हैं, कहाँ से, मतलब बारीकी से उसने उस चाट की चीज की एक एक चीज को डिटेलिंग में सीखा होगा। सही। बाद में उसने डिसाइड किया टिक्की सबसे अच्छी बनाता है, वो टिक्की सबको खिलाएगा, मतलब उसके हाथ की टिक्की पॉपुलर हो रही है। कब डिसाइड किया? जब उसने सब कुछ करके देख लिया। सही
है ना। तो मुझे पर्सनली ये लगता है फिल्म मेकिंग भी वैसा ही है, लॉक मत करो अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे FTI से पास आउट सीनियर्स हैं, SR FTI से मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, एडमिशन लिया था किसी और कोर्स में और स्पेशलाइजेशन मार्केट में किसी और चीज़ के हो गए। सही सही, बिल्कुल। उनका GPS है ना, उन्होंने रियलाइज किया ना कि यार उधर नहीं जाना, इधर जाना, इसमें मजा आता है। तो पहले चीज़ तो है कि आप इस फील्ड में आओ, बिल्कुल बाकायदा एक अच्छे स्कॉलर के तौर पे, एक अच्छे लर्नर के तौर पे अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखते हुए पूरा सिनेमा के डिफरेंट एस्पेक्ट को सीखो और बिल्कुल मत शर्माओ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर तुम्हें सेट पे ग्लास रखने को कहा जाता है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ कीजिए, ताकि ये काम आप एज ए फिल्म मेकर कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, है ना। ये चीज़, ये मुझे लगता है, क्योंकि जो प्योर इंटेंशंस वाले लोग होते हैं ना, कुदरत भी उनकी बहुत सपोर्ट करती है। तो आपको बारीकी से एक एक चीज़ सिनेमा की सीखिए। और सबसे मज़ेदार, मैंने पहली बार वहाँ पे फिल्म समझ में आया, फिल्म कहते हैं किसे। अभी तक तो ये लगता था सिनेमा हॉल में जो लगती है वही फिल्म होता है, तब समझ में आया वो रील के जो बॉक्स आते थे ना, उसमें जो काली काली पट्टीदार जो चीज़ निकलती है उसे फिल्म कहते हैं एक्चुअली में। तो मुझे नहीं आइडिया था कि फिल्म क्या चीज़ होती है। पहली बार मैंने वहाँ एक मशीन देखी, स्टीन बैग, हाँ, है ना। फिर हमने वहाँ पे नहीं, बट ये नए स्टूडेंट्स को तो स्टीन बैग नहीं दिखेगी। हाँ, तो ये इनको तो आजकल पूरा का पूरा ये डिजिटल होने लग गया है, जैसे कि हम लोगों ने लिया है। तो ये इनको ये जानना जरूरी है कि कैमरे, लेंसेज वगैरह, ये जो आप बता रहे थे। बिल्कुल सर, बहुत जानना जरूरी है। मतलब मैं तो ये कहूँगा, आप सिनेमा के किसी भी स्ट्रीम में जाके काम करना चाह रहे हैं, यू मस्ट लर्न एवरी डायमेंशन ऑफ सिनेमा। बहुत जरूरी है। उससे ना एक तो आपके पर्सपेक्टिव बहुत ओपन हो जाएंगे, डिफरेंट चीजें आपको डायमेंशन से आप सोचना शुरू कर देंगे। और बीइंग एन एक्टर तो बहुत जरूरी है। आपको पता तो रहेगा शॉट कौन सा दे रहा है डायरेक्टर, है ना। आपका मजाक नहीं उड़ेगा, आपको पता होगा। आप डायरेक्टर को भी दे सकते हो एडवाइस, भाई साहब क्या कर रहे हो, अगर आपको सेंस है। सेंस ही नहीं तो क्या करोगे। तो मतलब हर ट्रेड का आपने पता चलना चाहिए। जी, और वो चीज़ आपको मिलती है फिल्म स्कूल्स में अगर जाके, जो कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लाइट पड़ रही है, कहाँ आप खड़े हैं, आप लाइट कहाँ रखी हुई है, तभी आप लाइट में आएंगे, वरना तो शैडो में आ जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो अभी पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा आपने खुद महसूस किया होगा, आपके भी फ्रेंड्स लोग मुंबई थे और हमारी इंडस्ट्री में काम रुक गया था। अभी भी हम उस दौर से उभरे नहीं हैं जी, बॉलीवुड में या बॉलीवुड कह लीजिए या पूरा इंडियन सिनेमा में। तो वो जो डिप्रेशन आता है बिना काम के जी, उस डिप्रेशन को कैसे हैंडल करे एक एक्टर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो जी, या फिर कुछ उसके साथ जब घटना घटती है, राइट, काम ढूंढने के वक्त, तो स्टूडेंट्स या फिर कोई भी एक्टर होता है वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो उस डिप्रेशन को हैंडल करने का तरीका, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंडस्ट्री में आ रहा है या काम कर रहा है, उस डिप्रेशन से कैसे निकले और उसे कैसे हैंडल करे, वो आप ज़रूर बता दीजिए। ज़रूर सर, क्योंकि हर एक्टर उस दौर से गुजरता है और कोविड-19 के बाद से तो बहुत सारे एक्टर इस दौर से गुजरे हैं। और अपनी इंडस्ट्री में तो कोविड-19 नहीं भी होता है तब भी ये दौर आते हैं। कई बार आपके पास काम नहीं होता है, शूट्स नहीं होते हैं, आप खाली बैठे होते हैं। तो मैं जो पर्सनली मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके मदर फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जो ज़िंदगी का जो वैक्यूम है एज एन आर्टिस्ट, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, हार्मफुल होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आपके पास एज एन एक्टर काम नहीं है, अगर आप एज एन एक्टर हैं या बीइंग एन डायरेक्टर काम नहीं है, आपके पास आर्टिस्टिक फील्ड का एक सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आपका एंगेजमेंट बना रहे हो, आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसे भी आते रहें, क्योंकि दुनिया तो पैसे से ही चलती है साहब। जी बिल्कुल, है ना। पैसा चाहिए ही चाहिए, पेट पालने के लिए पैसा चाहिए। और अगर आप अपनी फील्ड से पैसा कमाने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेक आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम एनी डिफरेंट फील्ड। बट एक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे वो आप टीचिंग, वैसे मुझे तो लगता है जो किसी फिल्म स्कूल से हैं मार्केट में काम कर, टीचिंग में चले जाएं। एकेडमिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आता है एकेडमिक्स में, वहाँ चले जाएं। अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं, आज के टाइम पे तो वर्क फ्रॉम होम के इतने स्मॉल कोर्सेज हैं, कुछ भी करके आप एटलीस्ट अपने कमरे का किराया, बिजली का बिल और किचन के सामान के पैसे तो कमा ही सकते हैं ना, ताकि घर पे डिपेंड ना रहे आप। फिर अपने पैशन को फॉलो कीजिए, लेकिन इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। इंडिपेंडेंट होकर आप सिनेमा फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए। और एक चीज़ और, बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं और आप भीतर से सच्चे हैं और आप ये सच में करना चाहते हैं, तो मैं सही बता रहा हूँ, कोई शक्ति तो है जो दुनिया चला रही है। वो आपकी मदद करती है और आपको आगे बढ़ाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत बार फेज आए, कई बार लगा छोड़ दूँ यार, इस पर बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, है ना, स्टेबिलिटी नहीं है। कभी आ गए तो बहुत पैसे आ गए, कभी पैसे ही नहीं आ रहे। वही मैं जाना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने एक फिल्म की, जैसे अभी आप एक फिल्म करने जा रहे हैं जी, तो फिल्म की और सडनली आपको कोई कास्टिंग कॉल नहीं हो रहा है, शहर में ही हो रहा है आपके, या दोस्त कर रहे हैं, लेकिन कास्टिंग कॉल नहीं आ रहा है, तो वो आपको हॉन्ट करने लग जाता है, यार क्या हुआ, मेरी फिल्म भी देखी लोगों ने,
फिल्म हिट भी है और मेरे काम को सराहाया भी गया है, जी फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो वो आपको ब्रेक करता रहता है अंदर अंदर। जी जी ठीक है, और वो कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, तो वो उसको झेलना, वो चीज़ एज एन एक्टर आप कैसे प्रिपेयर हो रखे हैं? जैसे मैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हूँ, मेरे साथ ये फेजेस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो यही मन बना के बैठे हैं सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, प्रॉब्लम वहाँ आती है। अच्छा। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ तो ये है कि जो चीज़ सामने आती है, अब मेरे अंदर का बच्चा जिंदा है जो सीखना चाहता है, मैंने बच्चे से सीखा है, राइट। और मेरे भीतर का बच्चा मुझे सिखाता भी है। अभी कोई चीज़, मैं स्कूटी आ गई तो स्कूटी चलाना सीख लूंगा, बाइक आ गई तो बाइक चलाना सीखूंगा। मेरे सामने जो चीज़ है मैं उसे सीखना चाहता हूँ, उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, उसको आत्मसात करना चाहता हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहा था, तो मेरे साथ के लोग, इवन आपके भी कलीग्स और सीनियर्स थे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो सिर्फ जॉब करने के पर्पज़ से आए थे। मैंने FTI कोर्स करने के बाद वहाँ मैंने एज ए प्रोफेसर जॉब किया और साथ ही साथ मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी कर ली। आप भी मास कम्युनिकेशन में आ ही गए? हाँ, मैंने डिग्री कर ली वहाँ पे। तो आप तो वैसे ही मास्टर्स हैं जो आपका डिप्लोमा है जी, इट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स, तो मास्टर्स के बाद तो आप PhD करते। हाँ नहीं, तो वो मैंने इसलिए किया, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन मुझे इसलिए करना था कि मेरे ना एक जर्नलिस्टिक वाला कीड़ा था मेरे अंदर। तो मैंने कहा ये खुजली कैसे मिटाई जाए, तो मैंने कर लेते, और फिर वो यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें हो गई। अच्छा अच्छा। तो मैंने वहाँ खुद को एनरोल किया, और PhD में बहुत पढ़ना लिखना पड़ रहा था तो मुझसे हो नहीं पाता। ठीक ठीक ठीक। तो वो मैंने इस चीज़ से लेके वो कर लिया। ओके ग्रेट, ये बड़ा अच्छा लगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो सर ने अभी आपको बताया कि किस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया जाता है, जो ये डिप्रेशन होता है। प्लीज़ कभी भी आपके मन में ये कभी भी सवाल आए कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो जो सर ने बताया अभी कि कभी भी जो इस फेज से निकलना हो, तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह से बना लीजिए कि भगवान जो है ना वो आपकी तरफ देख रहा है और वो सदा आपकी मदद करेगा। अपना समय का वेट करें, यही आपने कहा है जी जी, कि बस आएगा। और जो ट्रेड्स बताए हैं, स्किल्स बताए हैं, कहीं ना कहीं वो स्किल्स आपकी मदद कर जाती हैं, वो कहीं ना कहीं निकाल के ले हर जाती किसी की ज़िंदगी के टाइम लाइन्स होते हैं, राइट है ना। किसी की शादी जल्दी होती है, बच्चे जल्दी होते हैं, नौकरी जल्दी लगती है। किसी की शादी लेट होती है, बच्चे लेट होते हैं। किसी की शादी नहीं होती है, कोई 50 साल में जाके सक्सेसफुल होता है, कोई 20 साल में हो जाता है। सही बात। सभी की ज़िंदगी के फेजेस हैं। आपका भी टाइम है, जिसने भेजा है कुछ तो इंतजाम किया होगा ना, तो डरने की क्या बात है जब खुदा साथ है। क्या बात है ना, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़, अपने भीतर की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, सीखते रहिए और इंडिपेंडेंसी अपने अंदर लाइए। फाइनेंशियली किसी पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं होना है। बिल्कुल सही चाहे बात। कम कमाइए, लेकिन अपना कमाइए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, मांगिए मत किसी से। बहुत बढ़िया, ये मेरा अपना थॉट है। क्या बात है। अंकुश चक आलम, जिसमें है कि अंकुश भी है, चक भी है, मतलब फन। मैं एक शायरी सुनाऊं, मेरे नाम पे एक शायरी है जी। हाँ, बहुत प्यारी शायरी है। ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, इंसानियत ही मेरी पहचान है मेरे दोस्तों मेरे भाई। यही है अंकुश चक आलम। क्या बात है। इस शायरी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा और ऐसे नए वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच अंकुश जी, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। होपफुली हम और मिलते रहेंगे और इसी तरह से और काम करते रहेंगे। बड़ा मजेदार रहा आपके साथ ये। थैंक यू सर। धन्यवाद दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।